बच्चों अब आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे अनअकैडमी ऐप पर भी। अनअकैडमी ऐप जो है वो इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप है। आप सिंपली उसको प्ले स्टोर में जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे डाउनलोड करें। उसके बाद आपको हमारे कोर्स जो होंगे पॉलिटिकल साइंस के, क्लास 12th के, आपको वहाँ पर अनअकैडमी ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। और बच्चों आपको हर एक वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छे से समझना है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखने हैं हमें, और उसके बाद आप वहाँ पे रेट जरूर दें और हर वीडियो को एंड तक देखें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा अनअकैडमी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारी प्रोफाइल डायरेक्ट। स्वागत है बच्चों आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आज इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो सितंबर 2018 का अपना क्वेश्चन पेपर है, ये बच्चों क्वेश्चन पेपर है चंडीगढ़ का। अभी मैंने आपको दो तीन दिन पहले एक चंडीगढ़ का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया था और ये भी पोल साइंस का क्वेश्चन पेपर है चंडीगढ़ का। तो बच्चों आज ये मुझे एक बच्चे ने भेजा था और क्या कहते हैं वहाँ पे ना कई मतलब शिफ्टों में होता है शायद पेपर, अलग अलग डेट में। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी इस बारे में, उस बच्चे ने भेजा आज पेपर, तो मैंने सोचा आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। एक बार आप देख लो कि पेपर कैसा है। पेपर अगर ईजी लगे तो आप बता सकते हो और एवरेज लगे तो आप बता सकते हो, अगर टफ लगे तो आप बता सकते हो कि कैसा पेपर है। आप मुझे कमेंट में बताएं। और एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में कुछ मेन क्वेश्चन की हिंट दूंगा और कुछ क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए खुद करने हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा लिखने विखने का काम नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा आंसर बताऊंगा, आप इसको समझें। पहला क्वेश्चन है बच्चों, शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। मुझे लगता नहीं कि ये बताने की जरूरत है, फिर भी बता रहा हूं मैं कि शीत युद्ध क्या था। 2 देशों के बीच में ऐसी स्थिति को कह सकते हैं जिसमें युद्ध की संभावना होती है परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। और ऐसा हुआ था, एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में 1945 से लेके 1991 तक ऐसी शीत युद्ध का दौर ही चला। ठीक है, तो ये शीत युद्ध है। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, किसके द्वारा गिराई गई? ये सारे क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में बताए हैं और देखो वो ही क्वेश्चन आए हुए हैं ज़्यादातर। तो बच्चों ये दीवार गिराई गई थी 9 नवंबर 1989 को और आम जनता ने गिराई थी। वहाँ की किसने गिराई थी? आम जनता ने गिराई थी। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण क्यों किया गया? अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया था और ये बोल दिया था कि इराक बहुत ही खतरनाक जनसंहार के हथियार बना रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ पाया नहीं गया वहाँ पे। मेन जो उद्देश्य था वो वही उद्देश्य आपसे पूछा गया है। वो उसके तेल संसाधन वगैरह जो थे उसको हथियाना चाहता था और वहाँ पे अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता था। तो आप ये बता सकते हो कि संसाधनों के कारण। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में नस्लीय हिंसा का कारण क्या है? बच्चों हिंसा का कारण वहाँ पे ये है कि हमारे जो तमिल लोग बस गए हैं ना वहाँ पे, इन लोगों को वहाँ के सिंगली लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये वहाँ पे अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं। तो यही जो तमिल और सिंगली के बीच में जो बच्चों लड़ाई है, यही वहाँ पे नस्ली हिंसा का कारण है। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के योग्य बनाता है? परमाणु योग्यता, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य क्या होता है? स्थायी सदस्य तो भाई बहुत सारे देश हैं, तो इससे कोई रीजन बनता है? पता नहीं। ये एशिया में स्थित है। भारत एक बढ़ रही आर्थिक और स्थायी राजनीतिक प्रणाली है। इसमें से हमें कौन सी मतलब आप कौन सी योग्यता को बताना चाहोगे? तो मेरी नजरों में तो इसका 4th आंसर जो है वो सही है कि भारत एक आर्थिक शक्ति और स्थायी शक्ति के रूप में, हाँ देखो ऊपर भी यही कहा गया है कि अधिक योग्य बनाता है। यानी कि आपको इन पॉइंट में से भारत के पक्ष में कौन सा पॉइंट सबसे बेहतर लग रहा है? तो भाई मुझे तो ये लग रहा है 4th वाला, और यही होगा आई होप आंसर भी इसका। 6वां क्वेश्चन देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों के नाम बताओ। 5 संस्थापक थे। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और वहाँ के घाना के वामे नक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो। ये नाम थे 5, आपको ये लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय संगठनों के क्या उद्देश्य होते हैं? भाई इतना इजी पेपर ना, हद से ज्यादा इजी पेपर है ये। क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं? सबको पता है भाई, आपसी विवादों को निपटाया जाए, आर्थिक विकास किया जाए, मुक्त व्यापार किया जाए और सामाजिक सांस्कृतिक विकास किया जाए। इस तरीके से क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य होते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन 2 नंबर का है बस।
तो देखो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार नहीं है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान बाद में जुड़ा था, ठीक है, एक ये भी याद रखना। तो बस हो गया, म्यांमार काट दो यहाँ से, आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि मिलान करो। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो ये चारों ऑपरेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये पेपर में आते हैं, तो इनके लिए तो चारों ही ऑपरेशन आ गए। अब देखते हैं इसमें से कौन सा किससे मिलेगा। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच जो था वो सूडान और अफगानिस्तान के तालिबानी शासन पे निशाना लगाया गया था, तो ये इससे मैच खा जाएगा। डेजर्ट स्टॉर्म तो प्रथम खाड़ी युद्ध है, यानी कि आमने सामने ही है इनके आंसर। इराकी फ्रीडम क्या है? ऐच्छिक देशों का गठबंधन। और कौन सा बच गया? एंड्योरिंग फ्रीडम, तालिबान और अलकायदा के विरुद्ध युद्ध, ठीक है, अलकायदा के संगठन के विरुद्ध ही हुआ था ये युद्ध। एंड्योरिंग फ्रीडम हम इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि जिन पे 9/11 का शक था ना, उनके खिलाफ चलाया गया ये आंदोलन था। तो ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं मुश्किल। चलते हैं हम आगे। महासभा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 10वां क्वेश्चन देखो, महासभा को, जनरल असेंबली जो है इसको विश्व संसद क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि दुनिया के 193 देश एक साथ इस यहाँ पे इकट्ठे होते हैं महासभा में। दूसरा क्या है, यहाँ पे सभी को एक वोट हासिल है, यानी सभी को यहाँ पे समानता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी संसद कह सकते हैं हम, विश्व संसद कह सकते हैं हम। क्यूबा मिसाइल संकट पे एक नोट लिखो। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है भाई, सभी जानते हैं। क्या था भाई, इधर था यूएसएसआर, यहाँ पे था अमेरिका, और अमेरिका के बगल में था क्यूबा। इसने क्या करा था, 1962 में यहाँ पे अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी, जिससे अमेरिका नज़दीकी निशाने पे आ गया था। और उसके बाद फिर ये घटना शुरू हुई थी। अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद पता लगा, जॉन एफ कैनेडी जो थे बिल्कुल सचेत हो गए, और पूरी कहानी चली। ये पूरी क्यूबा मिसाइल संकट है। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताना चाह रहा हूँ। आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहें तो चैप्टर वीडियो देखें। आप चैप्टर की वीडियो जहाँ देखेंगे वहाँ पे हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताया गया है। 12वां क्वेश्चन देखो बच्चों, सोवियत संघ के भंग हो जाने के लिए उत्तरदायी कारक लिखो। यानी कि ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि सोवियत संघ क्यों टूट गया, उसका विघटन क्यों हो गया, आपसे सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था भाई, बता दो कारण। संसाधनों का दुरुपयोग किया, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी तानाशाही हो चुकी थी, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी, ठीक है, और वहाँ पे खाद्यान्न संकट आने लगा था, अमेरिका के मुकाबले वो पिछड़ने लगे थे, ठीक है, शासन बुरा था और रूस की ज़्यादा चलने लगी थी। ये सारी बातें आप लिख सकते हो, कोई भी 4 पॉइंट यहाँ पे लिखो और हमारा काम हो जाएगा। ये है अमेरिकी प्रभुत्व पर क्या प्रतिबंध है, व्हाट आर लिमिटेशन आर अमेरिकन हेजेमनी, कि जो अमेरिकन जो प्रभुत्व है, मतलब कि अमेरिका का जो वर्चस्व है उस पर क्या प्रतिबंध है। तो यानी कि कुछ बैन वगैरह लगे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन क्लियर सही तरीके से पूछा नहीं गया है, तो इसके कुछ बता सकते हो आप। नाटो वगैरह जो है ये इस पे रोक लगाते हैं, वहाँ की संस्थागत बनावट वगैरह, कुछ इस तरीके से पूछा जाना था ये कि अमेरिकी प्रभुत्व पर कौन सी चीजें प्रतिबंध लगाती हैं। यानी कि ये वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पूछा गया इसमें, ठीक है। बाकी जब पूछा गया तो हमें जवाब तो देना ही है। नाटो हम बता सकते हैं, इसके अलावा हम और भी पॉइंट बता सकते हैं, वहाँ के लोगों की उन्मुक्त प्रकृति वगैरह, इस तरीके से। अब हम चलते हैं थोड़ा और नीचे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूरोपीय संघ कैसे सबसे प्रभावशाली संगठन बन गया है, क्षेत्रीय संगठन बना है। देखो भाई, यूरोपीय संघ की विशेषता तो बहुत सारी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हो सकता है, और अमेरिका के इसकी जो यूरो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा हो सकती है। 2005 में ये क्या था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और इसके जो दो स्थायी सदस्य हैं, वो जो 2 सदस्य हैं वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, ठीक है, व्यापार इसका बहुत ज़्यादा है। ये सारे पॉइंट बता सकते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए क्या खतरे हैं, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा है पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना हो पाने के पीछे क्या कारण है। वहाँ पे भूस्वामी और धर्मगुरु वगैरह इनका बहुत दबदबा है। वहाँ पे सेना ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, ये हो जाएगा पॉइंट। और वहाँ पे क्या है कि भारत पाकिस्तान की तनातनी बनी रहती है, तो इसीलिए पाकिस्तान में लोकतंत्र को भी समर्थन नहीं मिलता है। फिर क्या है कि भाई जो बाहरी ताकतें हैं उन्होंने भी अपने अपने फायदे के लिए वहाँ पे सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। तो ये सारे पॉइंट बच्चे इसके बनेंगे। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई जाने के लिए उत्तरदायी कारण लिखो कि भारत ने क्यों गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। बच्चों रीजन ये था
कि दुनिया ना दो गुटों में बट रही थी। ऐसे में हमें या तो अमेरिका की तरफ जाना था या हमें यूएसएसआर की तरफ जाना था। ये मजबूरी हो जाती है हमारे लिए। और ऐसे में अगर हमें अपने आप को आज़ाद रखना था, अपनी आज़ादी को बचाए रखना था, तो हमें गुटनिरपेक्षता अपनाना था। तो ये आप समझ जाएंगे और अच्छे से कर देंगे। चलते हैं, हम थोड़ी थोड़ी हिंट देता हूँ मैं आपको, फिर चलते हैं आगे। ये पेपर थोड़ा पेज इसका उल्टा है, रुको मैं इसे कोशिश करता हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। ये होगा, कर दिया बच्चों आपके सामने मैंने इसे ठीक थोड़ा। अब देखो ध्यान से, ये एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र को हमें देखना है दिए गए कार्टून का संबंध किस देश से है। एक तरफ तो है भाई भारत, इंडिया, दूसरी तरफ है श्रीलंका। यानी ये सिंगली है और ये लिट्टे आप समझ लो कुछ इस तरीके से। तो वैसे इसका आंसर तो श्रीलंका होगा, श्रीलंका से संबंधित है। ठीक है, इसको और इसको पूछे तो वो क्या है, उसका जवाब हम दे सकते हैं। अब आगे देखो, लिट्टे का पूरा नाम बताना है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इस तरीके से। लिट्टे की मुख्य मांग क्या थी, ये क्या मांग कर रहे थे, ये अलग देश की मांग कर रहे थे ना। जो तमिल लोग थे कह रहे थे भाई श्रीलंका में एक अलग वो देश की मांग कर रहे थे। राजपक्षे कौन सा राजनीतिक कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो राजपक्षे जो यहाँ के नेता हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इन दोनों के बीच में मतलब संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इनके बीच में जो लड़ाई है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने है, ये ना एक पैराग्राफ है और इसके कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, आप वहाँ से इसे अच्छे से पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो मैं आगे आपको उसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ, जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये सारा का सारा मुझे लग रहा है कि ये सब उसमें फ्री यही है। चलो लास्ट से कर लेते हैं क्वेश्चन, एंड में से। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ से देखो, एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। भारत और अमेरिका के संबंधों को विस्तार पूर्वक लिखना है, तो आप बता देना कि भारत और अमेरिका के संबंध में आप वो सारी बता देना कि 65% से ज़्यादा सॉफ्टवेयर का जो निर्यात होता है वो अमेरिका को जाता है। वहाँ पे बोइंग में 3 लाख से ज़्यादा तकनीकी कर्मचारी भारतीय हैं। वहाँ पे जो बड़े बड़े तकनीकी जो काम शुरू हुए हैं वो भारतीयों ने शुरू किए हैं। ठीक है, सिलिकॉन वैली जो है वहाँ पे भारतीय काम करते हैं, वहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं और भारत अमेरिका के बीच में व्यापार बढ़ा है और आपसी संबंध मजबूत हुए हैं। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख देना एक साथ। क्वेश्चन है कि सोवियत संघ को भंग हो जाने के क्या परिणाम हुए। सोवियत संघ के भंग हो जाने की, ये जो थोड़ा सा वर्ड है इसका विघटन समझना, यानी कि सोवियत संघ के विघटन से क्या परिणाम हुए। देखो, 2 ध्रुवीयता खत्म हो गई, शीत युद्ध खत्म हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, एक ध्रुवीय विश्व बन गया, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, नए देशों का उदय हुआ, हथियारों की होड़ खत्म हो गई। तो ये सारे पॉइंट है। ठीक है, आप कोई भी बता सकते हो उसमें से। देखो, यूएनओ के उद्देश्य बताने हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस में करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन नहीं दिए हैं, आप यहां से प्रैक्टिस में कर सकते हो। वैश्वीकरण के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति, उसके प्रभाव वगैरह बताने हैं। तो आप क्या करो, चैप्टर 9 वैश्वीकरण वाला चैप्टर देख लो, वहां से मैंने आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों ही अलग अलग बता रखे हैं, आपका वहां से तैयार हो जाएगा। सार्क के बारे में पूछा गया है और आसियान के बारे में पूछा गया है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद लगभग खत्म हो चुका हमारा पेपर। शॉक थेरेपी क्या है इसके, और क्या यह साम्यवाद को पूंजीवाद में बदल ले जाने का बढ़िया ढंग था, तो हम बोलेंगे नहीं, बढ़िया ढंग नहीं था। शॉक थेरेपी क्या था, आघात पहुंचाकर उपचार करना, जिसके तहत क्या था कि पूर्व साम्यवादी जो देश थे सोवियत संघ के, अब उनको एक नई व्यवस्था अपनानी थी, यानी पूंजीवाद की तरफ संक्रमण करना था, यही शॉक थेरेपी थी। शीत युद्ध के शुरू होने के पीछे क्या कारण थे, हथियारों की होड़, महाशक्ति बनने की होड़ और ताकतवर बनना, दुनिया अपना वर्चस्व दिखाना, ये सारे जो कारण बने थे शीत युद्ध के। तो बच्चों यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये इसी का पार्ट था। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमने लगभग सारा पढ़ लिया है। मेरी नज़रों में तो पेपर बहुत ज़्यादा आसान पेपर है। आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इसीलिए बहुत जल्दीबाजी में आपको बताना पड़ रहा है, पर इतना ऐसा पेपर है कि आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत आएगी नहीं, इसीलिए मैंने सिंपल तरीके से बता दिया है। जो क्वेश्चन नहीं बताए आप उसकी प्रैक्टिस करो, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का।